खुद एक माँ भी नहीं बता सकती। माँ नहीं होती तो हम नहीं होते। माँ के बिना इस जीवन की कल्पना की जा ही नहीं सकती है। एक माँ इस दुनिया में हर चीज़ का मोह त्याग कर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। वो अपने बच्चे के लिए हर मुसीबत से लड़ने को तैयार होती है। वो भले ही एक योद्धा को जन्म दे, पर इस असल दुनिया में वो खुद एक योद्धा होती है। जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गर्ल अप आवाज़ क्लब के IGTV सेशन में। और मैं हूँ आपकी आज की होस्ट राहीन खान। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इवेंट्स डिपार्टमेंट के हेड्स अनुष्का टंडन और कीर्ति चौहान। तो आज हम एक ऐसी ही माँ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही खास बच्चे की माँ है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिसेस किरण शुक्ला जी से, जो पेशे से एक कलाकार हैं, एक ऐसी कलाकार जो घर को संवारती है। वो लायंस क्लब इंटरनेशनल से जुड़ी हुई हैं और उन्हें जानवरों को रेस्क्यू करवाना और उन्हें फीड करवाना बहुत पसंद है। आज की चर्चा में हम उनसे उन्हीं के बेटे स्नेहिल शुक्ला के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है। ऑटिज्म एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाई जाती है। इससे उनके व्यवहार में कई सारे बदलाव देखे जाते हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं किरण जी से। तो किरण जी, प्लीज़ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए हमारे व्यूअर्स से। मैं किरण शुक्ला, मैं होम मेकर हूँ एंड मेरे 7 बच्चे हैं, जिसमें 2 मेरे खुद के बच्चे हैं, बाकी 5 बच्चों को मैंने अडॉप्ट किया है। वो डॉग हैं 5, हमारे घर में रहते हैं। और मेरा बेटा स्नेहिल शुक्ला जो है ऑटिज़म में है और वो 23 साल का है बच्चा, और बेटी सिद्धि 19 ईयर्स की। और बाकी जो ये 5 बच्चे हमारे हैं, ये सब घर में ही रहते हैं। इन सबको किसी को मतलब घायल अवस्था में उठा के लाया गया है। कोई नाले में पड़ा है तो कोई कहीं पड़ा है, इस तरह से पता चलने पे रेस्क्यू किया गया, फिर उनके ट्रीटमेंट के लिए लाया गया घर, और उनको फिर ट्रीटमेंट करा के फिर उसके बाद कहीं छोड़ नहीं पाए, ये बच्चे यहीं पे रह गए। तो इस तरीके से 7 बच्चों की माँ हूँ मैं। तो किरण जी, आपको इसके बारे में पहली बार कब पता चला और बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली 98 जनवरी में 98 में बच्चा मेरा हुआ ये स्नेहिल। और उसके बाद हम लोग चूँकि छोटे ज़िले में थे, हम लोग जौनपुर में रहते थे, वहाँ से हम लोग वापस लखनऊ आए। जब लखनऊ आए तो जैसे नॉर्मल बच्चों की ग्रोथ होती है उस तरीके से ग्रोथ नहीं दिखी। चूँकि मेरा पहला बेबी था ये, तो इसलिए उतना अंदाज़ा लग नहीं पाया मुझे भी कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती, क्योंकि ऐसा कोई मतलब घर में इस तरह का कोई बच्चा रहा नहीं था ही नहीं कभी पहले। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने एकदम से टेस्ट किया और उन्होंने बताया कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, सॉरी। तो जब उन्होंने ऑटिस्टिक बोला तो पहले तो हम लोग को कुछ समझ नहीं आया, हस्बैंड वाइफ को, कि क्या ये ऑटिज़म क्या होता है, क्योंकि 98 में ऑटिज़म का बहुत ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं पड़ता था, इस तरह के केसेस सुनाई नहीं पड़ते थे। बस इन बच्चों को एक कैटेगरी होती थी मेंटल रिटार्डेड, उसमें डाल दिया जाता था कि बच्चा आपका मेंटल रिटार्डेड है, बट ऑटिज़म एकदम डिफरेंट है उससे। तो जब बताया गया तो हम लोग तो पहले कुछ देर तो एकदम शॉक्ड रहे, दोनों हस्बैंड वाइफ, कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या चल रहा है, कैसे क्या होना है आगे। उसके बाद संभाला अपने को हम दोनों ने। उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। जब बाकी लोगों को पता चला तो जाहिर सी बात है सभी लोग शॉक्ड हुए इस चीज़ को सुन के, सभी मतलब परेशान हुए कि कैसे क्या फ्यूचर होगा बच्चे का, ये लोग कैसे मैनेज करेंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं उसमें। हालांकि जो चीज़ जैसे जब पता चला हम लोगों को, तो उसके बाद जो हो सकता था बेटर, हम लोग उस रास्ते पे आगे बढ़े। और कौन क्या कह रहा है इस पे हम लोगों ने कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया। मेन फोकस हमारा हमारे बच्चे पे था कि इसको कैसे हम लोगों को आगे ले जाना है, कैसे बेटर इसके लिए हम लोग कर सकते हैं। इसके क्या सिम्टम्स हैं? ऑटिज़म के सिम्टम्स ये होते हैं कि ये बच्चे जो है बहुत जल्दी मिक्सअप नहीं होते किसी के साथ, और इनका जो है जैसे जैसे एज बढ़ती है बिहेवियर प्रॉब्लम बढ़ती है। बिहेवियर प्रॉब्लम इन सेंस मतलब कि उसमें होता है कि बच्चा ज़्यादा भीड़ भाड़ देख के एकदम हाइपर हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, चीज़ें उठा के फेंकने लगता है, क्योंकि उसको जब ज़्यादा लोग घर में जुटते हैं या कभी हम कहीं गए बाहर तो उसको अटेंशन नहीं मिलता, उसको लगता है कि मम्मी पापा मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो वो अपने तरफ खींचने के लिए हम लोगों का ध्यान, चीज़ों को मतलब तोड़ फोड़ करना, हाइपर होना, आवाज़ निकालना तरह तरीके की, यही सब चीज़ें करने लगते हैं बच्चे। तो ये सिम्टम्स यही होता है कि ये बच्चा पहली बात तो नज़र से नज़र नहीं मिलाती है बच्चे का, पहला तो यही सिम्टम्स होता है इसका कि वो बच्चा आपकी तरफ देख के आपसे बात नहीं करेगा, हमेशा दूसरी तरफ ही देखेगा या इग्नोर मारेगा कि मुझे नहीं, कोई जवाब ही नहीं देना है।
इस तरह का। दूसरी चीज़ कि इंस्ट्रक्शन फॉलो जल्दी नहीं करते, बहुत लगना पड़ता है पीछे। आप 10 बार कोई चीज़ बोलोगे, जैसे अगर मेरे साथ यहाँ बैठा है, मैंने बोला कि बेटा वो लाइट ऑफ कर दो, तो मुझे 10 बार बोलना पड़ेगा, तब वो चीज़ उसके दिमाग में जाएगी, तब वो जाएगा, करेगा बट थोड़ा सा लेट। एंड गेस्ट आने पे चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं पहले से उसके दिमाग में फीड करना पड़ता है, बेटा ये लोग आ रहे हैं, आप जिद मत करना, आप ये मत करना, आप वो मत करना, बहुत सारी चीज़ें होती बतानी पड़ती हैं। और टॉयलेट ट्रेन नहीं होते बच्चे ये, क्योंकि जैसे नॉर्मल बच्चा जो होता है हर चीज़ डिले हो जाती है बच्चों की। नॉर्मल बच्चे साल भर में खड़े हो जाते हैं, ये बच्चा हमारा 3 साल पे खड़ा हुआ। स्पीच वगैरह तो भी बहुत प्रॉपर नहीं आई है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें बोलता है, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। हालांकि ट्रेनिंग इनकी हम लोगों ने करीब 4 साल पे स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि 98, 99, 2000, 2001 के बाद से काफ़ी चीज़ें अच्छी आ गई ऑटिज़म को लेके, मतलब लोग अवेयर हो गए, थोड़ा जानने लगे, तो ट्रेनिंग सेंटर भी खुल गए, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये सब चलने लगा। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा स्पीच तो नहीं है, लेकिन पहले से बेटर है अभी काफ़ी हद तक। तो और आपने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए और जो आप अभी भी लेती हैं उनके कंफर्ट के लिए? स्टेप्स ये कि देखिए, जैसे गेस्ट का थोड़ा सा लेके चलते हैं कि कम लोग आएँ, जिससे बच्चे पे हम लोग अटेंशन दे सकें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो हमारे यहाँ 5 डॉग आए, उन्हीं की देन है, क्योंकि डॉक्टर ने, हमारे जो साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने बोला कि एक आप पेट रखिए, तो ये शायद उसके साथ ज़्यादा अच्छा कंफर्ट जोन में रहेगा बच्चा। तो ब्रूनो जी आ गए, उनको हम लोग ले आए। उसके बाद ब्रूनो जी के बाद फिर संख्या बढ़ती चली गई, हालांकि उनके साथ ये बहुत अच्छे से रहता है और वो लोग भी इसको बहुत प्यार करते हैं, 5 बच्चे इसकी तरफ बहुत ध्यान देते हैं। तो ये है कि, और बाकी ये है कि जैसे हम लोग स्पीच थेरेपी और ये सब कराते रहते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा मिला है। और ट्रेनिंग हमारे यहाँ मिस्टर अजीत सिंह आते हैं, वो पिछले 12 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं इस बच्चे को, 12-14 साल हो गए, और काफ़ी अच्छा उनके साथ इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। उनसे थोड़ा सा डरता भी है, तो उनको मतलब अगर बहुत हाइपर होता तो हम लोग वीडियो कॉल करके भी उनको बात करवाते हैं, तो थोड़ा सा शांत हो जाता है। बाकी ये है कि सब अगर ओवरऑल लेके चलें तो बहुत मुश्किल टाइम होता है जब ये हाइपर होता है, मैनेज करना इसको। और आप भैया को और बाकी सब लोगों को कैसे हाई स्पिरिट या चीयर्ड अप रखती हैं? ठीक रहता, सब सही रहते हैं, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा, बस ये है गेस्ट जब आते हैं या कहीं हम बाहर जाते हैं तब थोड़ा सा माहौल बिगड़ता है। अदरवाइज एक्चुअली उसकी एक बहुत फेवरेट चीज़ है, वो यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, और ट्रेन्स की वीडियो, बसेस की वीडियो, ये सब हम लोग लगा देते हैं, तो उसमें अपने को इंगेज रखता है। और ये है कि अब उनके साथ जो हमारा सेकंड बेबी हुआ, तो वो तो उसको तो हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं कभी गया, मुझे नहीं लगता कभी प्यार से उसको गोद में भी लिया होगा। वो बच्चा हमारा अपने आप ही पल गया। तो ये है कि सब मिला के मुश्किल टाइम होता है इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के साथ मैनेज करना। अच्छा, और आपके अकॉर्डिंग भैया के लिए कौन सा एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है? घर का, अपने घर का, अपने घर का। अपने घर का, और इतने ही मेंबर्स का उनके साथ। जैसे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है, एंड भैया है, प्लस वो 5 बच्चे जो हमारे घर में रहते हैं, पेट्स, बस। उसके अलावा वो, उनको बाहर का कोई नहीं चाहिए। नाना नानी आ जाते हैं, उनके साथ कंफर्ट जोन में रहते हैं, मामा मम्मी के साथ भी कंफर्ट रहते हैं। हालांकि उनको बचपन में उनकी मौसी ने बहुत संभाला है, उनकी छोटी मौसी जो है बहुत ज़्यादा अटैच हैं हमारे बच्चों से, और उन्होंने काफ़ी संभाला, क्योंकि मेरे सेकंड बेबी में वही मेरे साथ थी, उन्होंने काफ़ी कुछ संभाला, तो उनके साथ भी बहुत अटैच है वो। बढ़िया। आपको क्या दिक्कतें आई इस पूरे टाइम में? सब दिक्कत ही रही। दिक्कतें ये मैनेज करना, जैसे अगर मुझे कहीं बाहर जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो थोड़ा ऐसी है कि वो घर पे उतना टाइम नहीं दे पाते, या और कोई काम उनसे नहीं हो पाता, क्योंकि वो भाई ऑफिशियली उनका काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। तो बाकी बैंक्स है, स्कूल है, इन लोगों का मार्केट है, सब मुझे ही देखना पड़ता है। तो अगर कहीं मुझे जाना है, आना है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे पहले से सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, उसके दिमाग में भी डालनी पड़ती है मैं जाऊंगी। एक्चुअली उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर वो मेरे साथ गया तो आने के बाद वो गाड़ी से नहीं उतरेगा, उसको कम से कम 2 घंटा घूमना है गाड़ी में अकेले, तो वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये है, धीरे धीरे उन चीज़ों को मैनेज किया जाता है इसी तरीके से।
क्या ये वैक्सीन से भी होता है, एज इन छोटे जब बच्चों को वैक्सीन लगती हैं तो क्या इससे भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। वैक्सीन से नहीं होता है। वैक्सीन तो इन बच्चों के लिए अच्छी ही होती है, उसका कोई इश्यू नहीं है। इनको डॉक्टर ने जो बताया ऑटिज़म का जो रीज़न होता है डॉक्टर्स के हिसाब से कि बर्थ के टाइम पे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, डॉक्टर के कहना। बट आज तक किसी डॉक्टर ने क्लियर नहीं किया कि क्यों ऑक्सीजन नहीं मिलती है ना, ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। लेकिन ये है कि मेन रीज़न इसका यही रहा, वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं होता इसका मेन रीज़न ये होता है कि बर्थ के टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिसकी वजह से बच्चे को माँ के अंदर जब बच्चा रहता है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती ब्रेन को, इस वजह से कुछ सेल्स डेड हो जाती हैं और उसकी वजह से बच्चा ऑटिज्म में चला जाता है। इस पूरे प्रोसेस में आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन रहा? सबसे बड़ा सपोर्टर मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी एंड मेरी छोटी सिस्टर। क्या इसे क्योर किया जा सकता है, और अगर कैसे, अगर हाँ तो कैसे? क्योर देखिए, मेहनत तो किया जा रहा है। अच्छा, सपोर्टर में एक नाम मैं भूल गई हूँ, विजय, मेरा मुँह बोला भाई है। वो बचपन से ही इस बच्चे के साथ रहा है और उसके साथ उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान भी देता है और बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछो। क्या इसे क्योर किया जा सकता है? देखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा, और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। तो चूँकि हम लोग वीडियोस देखते हैं, बाहर के कुछ वीडियोस भी देखा है हमने कि बच्चा ऑटिज्म से बाहर आ गया, ऐसा मतलब मेरे जानने में ऐसा मुझे कहीं दिखा नहीं इस तरह का। क्योंकि देखो, एक लेवल होता है, एक लेवल तक आदमी मेहनत करता है इन बच्चों के साथ। चक्कर ये होता है जब बच्चा छोटा होता है तो सारी चीज़ों को फॉलो करता है। अब 22-23 साल का बच्चा वो सोचता है, वो फिजिकली तो यंग है ना, तो वो सोचता है कि मेरे ऊपर हुक्म चला रही हैं, मुझे रास्ता दिखा रही हैं, तो वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है। तो थोड़ी सी मुश्किल आती है। ये है कि हम ऑटिज्म से निकाल नहीं सकते, बट इतना हम लोग का प्रयास होता है कि इन बच्चों को थोड़ा सा नॉर्मल बच्चों के नज़दीक तक पहुंचाया जा सके, उसी पे प्रयास चल रहा है। बाकी पूरी सफलता तो अभी कहीं दिखी नहीं इसमें। हमने इनका स्टेम सेल भी कराया है बॉम्बे जाके, दो सेटिंग हुई है स्टेम सेल की भी, उसमें भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट मिला। हालांकि बताया बहुत कुछ गया कि बहुत अच्छा होगा, ये है वो है, बट रिजल्ट बहुत खास मिला नहीं। और बच्चा उन दिनों में जितने दिन तक ये प्रोसेस चलता है स्टेम सेल का, उसमें बहुत सफ़र भी करता है। खाली पेट रखते हैं बच्चे को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बच्चा एकदम एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, दूसरी जगह जाता है बच्चा, हॉस्पिटल में एक छोटे से कमरे में रहना, ये सब चीज़ें, तो बच्चा बहुत सफ़र करता है। हालांकि उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला, लगे रहे सब। जी, आप उन पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगी जो ये इससे रिसेंटली उन्हें पता चला इसके बारे में? मैं उनको यही कहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके इन बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट करिए, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड जो भी चीज़ें नई आई हैं। क्योंकि हम लोगों के टाइम में कहा जाता है कि ऑटिज़म का जो बच्चा होता है वो 5-7 साल 8 साल तक मैक्सिमम उसकी ब्रेन एंड मतलब चीज़ों को सीखने की क्षमता अच्छी होती है, ब्रेन डेवलपमेंट और ये सब। तो मैं यही कहूँगी कि जिन्हें जैसे अभी बच्चे छोटे हैं, 1.5 साल के बच्चे हैं, उनको पता चला उन पेरेंट्स को, तो प्लीज़ आप लोग जितनी जल्दी हो सके इन बच्चों के लिए अच्छे ट्रेनर की तलाश करिए, अच्छे एटमॉस्फेयर में इनको ट्रेनिंग दिलाइए, स्पीच थेरेपी दिलाइए और मेडिसिन वगैरह जो इनके लिए अच्छी हो वो करिए, और उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा बच्चे को। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि उस समय इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी नहीं, चीज़ें पता चलते चलते एज बढ़ती चली गई बच्चे की। तो अभी नई नई टेक्नोलॉजी जो आई हैं इसमें बहुत अच्छा, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस ऑटिज्म की वजह से क्या भैया में आपने कोई और डिसऑर्डर देखा? हाँ, देखिए, ऑटिज़म के बच्चों में जनरली हाइपर एक्टिविटी तो होती ही होती है, वो चूँकि अपनी बात ना कहने की वजह से, समझा पाने की वजह से। सेकंड होता है इनको सीज़र आने लगते हैं। 75% केसेज में ऐसा होता है कि सीज़र की स्टार्टिंग हो जाती है, इसमें सीज़र स्टार्ट हो जाते हैं। चक्कर ये होता है कि जो हम मेडिसिन देते हैं बच्चे को, जैसे हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए प्लस और भी चीज़ों के लिए जो दी जाती है मेडिसिन, उसमें जो है उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, ये सीज़र स्टार्ट हो जाता है। और सीज़र बाय बर्थ बहुत कम बच्चों में होता है, ये 5-7 साल के बाद अचानक से स्टार्ट होता है, जो कि मेरे बच्चे में सोते समय में पहली बार हुआ, तो हम लोग नहीं समझ पाए। फिर उसको दिखाया गया, डॉक्टर से पूछा गया, समझा गया, तो पता चला कि ये सीज़र है। पहली बार सुना कि ये भी होता है कुछ। तो उसमें वन साइड बॉडी मूवमेंट, बॉडी जो है मूव करने लगती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, उसमें भी संभालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दांत पे दांत बैठा लेता है बच्चा, जीभ ना आ जाए बीच में, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो चीज़ें
प्लस हाइपर एक्टिव जब होता है बच्चा तो हाइपर एक्टिविटी में भी बचाना पड़ता है, क्योंकि उसको उस समय इतना होश नहीं होता है बच्चे को कि वो क्या कर रहा है। कभी कभी होता है गेट को तेजी से ढकेला, वापस से गेट आके बैठ गया, उनके फेस पे ही आ गया या चोट लग गई, होता भी है, ऐसा हुआ भी है, कई बार हुआ है। और कई बार ऐसा हुआ है कि किसी चीज़ को ढकेले हों और उसके साथ खुद गिर गए। अभी हाल का ही वाकया था, डाइनिंग टेबल, ग्लास की डाइनिंग टेबल थी, उठा कैसे छोड़ दी गई, पूरा कांच टूट गया, उनको भी लगा और घर में और लोग भी थे उनको भी लगा। तो ये सब चीज़ें इनके साथ चलती रहती हैं। मतलब ये ऑटिज़म के बच्चों में ये सीजर प्लस हाइपर एक्टिविटी, ये तो एकदम जुड़ा है साथ में, ये अलग नहीं है। तो जब आपने अपना सेकेंड बच्चा प्लान किया तो क्या आप नर्वस थे आप, या आपने कैसे मैनेज करा कि आपको डर था कि कहीं ये भी वैसा ही ना निकले? मतलब बहुत डर था, बहुत ज़्यादा डर था, और प्लान ही नहीं करना चाह रहे थे, बट लोगों ने राय दी कि नहीं, एक बेबी हो जाएगा तो उसके साथ रह के ये बच्चा भी थोड़ा इम्प्रूव कर सकता है। तो इस वजह से मतलब प्लान किया गया सेकंड बेबी कि चलो इस बच्चे को एक साथी मिलेगा तो हो सकता है इस बच्चे का इम्प्रूवमेंट या मतलब डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। तो इस चक्कर में हम लोगों ने प्लान किया, और पूरे टाइम डर बैठा रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, और इस बच्चे में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत हुए थे कि अगर फर्स्ट बेबी आपका ऑटिस्टिक है तो सेकंड में चांसेस होते हैं। और डॉक्टर्स का भी कहना होता है कि 50-50 का लेके चलते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि 50% चांसेस होते हैं। फिर जब सेकंड बेबी मैंने कंसीव किया तो उस समय फिर ट्रिपल मार्कर एक टेस्ट आता था, और वो भी 4 मंथ्स पे होता था। उसमें डॉक्टर का ये कहना होता था कि अगर बच्चे का, उसमें ब्रेन टेस्ट होता है ट्रिपल मार्कर में, उस टाइम का टेस्ट था, तो उन्होंने बोला कि इसमें ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा और उससे पता चल जाएगा आपके बच्चे का ब्रेन कैसा है क्या है, ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर हम लोगों ने कहा कि अगर नहीं, उन्होंने बोला 5 महीने पे होगा। फिर 5 महीने के बाद अगर आपने टेस्ट कराया और टेस्ट में कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखी तो फिर उन्होंने कहा कि हम बच्चे को हटा देंगे। तो उसके लिए फिर हम लोग तैयार नहीं हुए, क्योंकि 5 महीने तक बच्चे को अपने अंदर रख के और उसको फिर इस तरह से हटाना है। मैंने कहा हम टेस्ट ही नहीं कराएंगे, एक रिस्क लेते हैं, देखा जाए। फिर माता रानी ने अच्छा ही किया, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, बेटी हमारी ठीक ठाक एकदम स्वस्थ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमें ऑटिज्म जैसे रेयर डिसऑर्डर के बारे में बहुत नॉलेज मिली और हम इस टॉपिक पे पहले से और भी ज़्यादा अवेयर हो गए। तो इस इंफॉर्मेटिव सेशन को ज्वाइन करने के लिए किरण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, एंड दिस वाज टीम गर्ला पावा साइनिंग ऑफ।